हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए कि मैंने ख़ुद ये कहा था कि मैं बिल्कुल निराश हो गया हूँ, नाउम्मीद हो गया हूँ। लेकिन कभी कभी हालातों की मजबूरी या हालातों की बेशर्मी मजबूर कर देती है कि हम अपनी बात आप तक पहुँचाएँ। मकसद ये नहीं कि आप हमें देखें, मकसद ये है कि हमारी बात आगे तक पहुँचे। और मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस नए तरह से निकालने स्टार्ट किए कि जहां ना मेरा नाम हो, ना मेरी शक्ल हो, ना मेरी पहचान हो, सिर्फ हमारी बात आगे तक जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि यू शुड योरसेल्फ कम सो द कनेक्ट इज़ बेटर। सो तब फिर अब मैं आप लोगों के सामने खुद रूबरू होने लगा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक दो सजेशन से जो इस देश की गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इस देश में अच्छा और तेज़ विकास चाहते हैं, सजेशंस और भी हैं, तरीके और भी हैं, लेकिन ये दो भी उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले क्रिकेट की एनालॉजी। अच्छा फील्डर, नॉर्मल फील्डर या तीसरे किस्म का फील्डर। अच्छा फील्डर वो होता है क्रिकेट में जो बल्ले के बैट के एंगल से ये पता लगा लेता है कि ये बॉल मेरे पास आने वाली है, जैसे जॉन्टी रोड्स, डिविलियर्स, जडेजा। नॉर्मल फील्डर वो होता है कि जब बॉल बल्ले से टकराई और उसकी तरफ बॉल आई तो वो अपनी पोजीशनिंग करता है उसको फील्ड करने के लिए या कैच लेने के लिए। एक तीसरे किस्म का फील्डर होता है जो आजकल की जो हमारी नई पीढ़ी है उसने उनको खेलते हुए नहीं देखा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट ग्रेट क्रिकेटर मिस्टर दिलीप दोषी, कि जब गेंद उनके बगल से निकलने लगती थी तो गेंद की जो सुरसुराहट होती थी उससे उनको पता चल रहा था कि गेंद उनके बगल से निकल रही है, फिर वो उस गेंद के पीछे भागते थे। देश में, और अभी पहले मैं दिल्ली की बात करूंगा, गवर्नेंस के ऐसे हालात हो गए हैं कि मानो देश में की राजधानी को चलाने वाले नेता राजनीति के दिलीप दोषी हो गए हैं। जब हालात उनके बगल से निकल जाते हैं तब वो आंखें मल के उन हालातों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल रीसेंट दो एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। शाहीन बाग, महीनों शाहीन बाग का तमाशा चलता रहा, महीनों वहां से एक नरेटिव सेट किया गया। उसके जवाब में फिर नए तरह की बातें आनी, चुनाव के टाइम पर शुरू हुई। फिर दिल्ली जलने लगा, फिर लोग मरने लगे, फिर घर उजड़ने लगे। और जब तक ये माहौल बन रहा था, ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार एक दूसरे पर चीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। लेकिन जब दिल्ली जल गया, मानो जब मकसद पूरा हो गया, तो याद करिए तत्काल माने अमित शाह जी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, सिसोदिया जी की और केजरीवाल जी की बैठक होनी शुरू हो गई थी कि अब दिल्ली के हालातों को कैसे ठीक किया जाए। कोविड-19 दिल्ली से शुरू हुआ, फैलता गया, स्टेज 1 पर आया, स्टेज 2 पर आया, आपस में वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। लेकिन जब हालात बिगड़ गए, कोविड-19 को लेकर दिल्ली जलने लगा, लोग मरने लगे, हमारे दिल्ली में रहने वाले भाइयों की हालत सड़क पे मरे कुत्ते जैसी हो गई, तो फिर सबने आंख मली, वही शाहीन बाग और रॉयट वाला सीन दोहराया। और आज माने अमित शाह जी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, सिसोदिया जी की और केजरीवाल साहब की मीटिंग हो गई। जब शाहीन बाग में हालात बिगड़ रहे थे तब ये मीटिंग नहीं हो पाई, जब कोविड के हालात बिगड़ रहे थे तब ये मीटिंग नहीं हो पाई। मानो इनको बात समझ में नहीं आती, और मानो तो सारा ये षड्यंत्र है कि जब मकसद पूरा हो जाए तो उसको फिर ठीक करने के लिए हम आंख मलते हुए फिर हम निकलेंगे। जब तक मकसद पूरा नहीं हो रहा, एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहो। दिल्ली हमारे देश की राजधानी दोस्तों एक वो स्थान बन गया है भारत का, हमारा ताज, द कैपिटल ऑफ द ग्रेट नेशन भारत, जहां अकाउंटेबिलिटी ही खत्म हो गई है। हम शाहीन बाग के लिए किसके पास जाएं, हम दिल्ली के रॉयट्स के लिए किसके पास जाएं, हम कोविड के लिए किसके पास जाएं, हमें बेड दे दो, हम किसके पास जाएं? कोई जवाब देने वाला नहीं है। वो कहता है उसकी वजह से हुआ, वो कहता है उसकी वजह से हुआ। द मोस्ट इल गवर्नड सिटी मानिए, उस स्टेट का दर्जा मिल गया उसे 1990 में, वो एक अलग बात है। द मोस्ट इल गवर्नड सिटी ऑफ दिस नेशन एंड मोस्ट इल गवर्नड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट? न्यू दिल्ली।
1991 में आई थिंक आफ्टर द 70th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट इफ आई एम करेक्ट, इसको नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली बना दिया गया। ना कमबख्त यूनियन टेरिटरी रहा, ना या स्टेट रहा, धोबी का कुत्ता बन गया। जब तक चला तो चला, लेकिन अब नहीं चल पा रहा। आई वॉन्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे और टुमारो कि वो रिविजिट करे इस डिसीजन को जो आज की तारीख में दिल्ली का गवर्नेंस है। एंड दिल्ली शुड बी अनइक्वोकली, अनकंडीशनली शुड बी गवर्नड बाय द पीपल इन द सेंटर। वो आज भले बीजेपी हो, कल को यूपीए हो, कांग्रेस हो, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। लेकिन अगर इस दिल्ली की, अपने देश की राजधानी, जहां दुनिया का मीडिया बैठता है, जहां दुनिया के राजदूत बैठते हैं, जहां सारे स्टेट गेस्ट आके दिल्ली उतरते हैं, इसकी आन बान और शान रखनी है और इसके चलते भारत का वर्चस्व रखना है पूरे विश्व में, तो दिल्ली का वे ऑफ गवर्नेंस, डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हम लोगों को रिविजिट करना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। और दिल्ली को थ्रू एनी अमेंडमेंट, थ्रू सम डेलिबरेशन, व्हाटसोएवर इट इज, मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, दिल्ली को डायरेक्ट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर लाना चाहिए, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर हो। पहली चीज, ये बहुत बड़ा एक कांटा, एक बहुत बड़ा बॉटलनेक साबित हो रही है आज की तारीख में दिल्ली, कि दिल्ली में पता ही नहीं है कि गुहार कहां लगानी है। जहां हमारा राष्ट्रपति बैठे हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, जहां देश के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, जहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं, जहां एक मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां एक डिप्टी मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट बताता है कि तुम अस्पताल में कितने बेड तैयार करो। वहां सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कोविड की टेस्टिंग कितने में होगी। वहां सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कोविड का इलाज कितने में होगा। इट इज मैटर ऑफ नेशनल शेम हाउ वी आर हैंडलिंग दिल्ली एंड द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली। सो द गवर्नमेंट शुड रिविजिट दिस whensoever। आज की बोली मेरी बात कहिए, शायद 20 साल बाद ये मानी जाए, लेकिन देश हित में, दिल्ली के हित में और हमारे विकास के हित में दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूर्ण रूप से होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की हो। पहला मेरा सजेशन एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। दूसरा सजेशन, द गवर्नेंस, द नेशनल गवर्नेंस को लेके, द होल आइडिया अबाउट राज्यसभा, दिस शुड बी रिविजिटेड। और ये मेरे दिमाग में क्यों आया, जो मैंने कोविड के दौरान राजस्थान में राज्यसभा को लेके गंद देखी। कहने की बात है मेरे भाई, हम कहते हैं कोविड चल रहा है, पाकिस्तान नहीं सुधर रहा। हम कहते हैं कोविड चल रहा है, चीन नहीं सुधर रहा। अरे मेरे भाई, कोविड चल रहा है पर तुम भी कहां सुधर रहे हो। कोविड के बीच में भी एक राज्यसभा की सीट को लेके गंद मचाई जा रही है। सो देन दिस आइडिया केम इन माय माइंड, व्हाई द होल आइडिया ऑफ राज्यसभा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा। हमारे लीडरान कहते हैं, मौजूदा हालात पकड़ लेते हैं, समझ में आसानी से आएगा, लेकिन यह बात यूनिवर्सल है। मोदी जी ने कहा तुम मुझे पूर्ण बहुमत दो, दे दी भाई 280। फिर मोदी जी ने कहा पूर्ण बहुमत दो, दे दी भाई 303। फिर मोदी जी ने कहा मैं राज्यसभा में नहीं हूं, मैं अपने लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता, और अगर लक्ष्य प्राप्त करने निकलूंगा तो ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हमें ब्लैकमेल करती हैं, और ना जाने राज्यसभा में वोट लेने के लिए एक केंद्र सरकार को जो फुल मेजॉरिटी में है, उसे क्या क्या रात के अंधेरों में इनके साथ समझौते करने पड़ते हैं। राज्यसभा चुनी कहां से जाती है? राज्यसभा चुनी जाती है एमएलए से। यानी इसका अर्थ यह हुआ इस फेडरल सिस्टम में कि पहले हम आपको पूर्ण मेजॉरिटी देकर लोकसभा जिताएं, उसके बाद हम हर होने वाले राज्य के चुनाव में भले हमें आपका प्रमोट करा हुआ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, ये मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की इस टाइम, आसान भाषा को समझाने के लिए, सिर्फ हमें नहीं पसंद, हम उसे वोट नहीं देना चाहते, लेकिन किंतु परंतु अगर हम राज्य में आपको वोट नहीं देना चाहते, तो गवर्नमेंट एट सेंटर को
तो फिर हम सेंटर में सरकार चलाएंगे कैसे? क्योंकि फिर हमारा प्रधानमंत्री कह देगा कि राज्यसभा में मैं तो था नहीं, तुमने मुझे राज्य के चुनाव जिताए नहीं जहां से मैं राज्यसभा जीतता। यानी अगर हम इस फेडरल स्ट्रक्चर में एक प्रधानमंत्री चुन के भेजते हैं तो यह हमारे ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाता है कि हम अपने राज्य में भी उसी पार्टी को जिताएं, ताकि फिर उसी के एमएलए आए, ताकि फिर उसी के राज्यसभा चुने जाएं। फिर वो अपना जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसको धरातल पर लागू करने के लिए वो कामयाब हो। और एल्स अगर हम अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज नहीं इस तरह से गवाते, हम ये कहते हैं कि स्टेट में हम सेंटर में बैठी गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, उस पार्टी को हम दूसरी पार्टी को देंगे, तो हमने इनडायरेक्टली सेंटर में जिस पार्टी को प्रमोट करके या वोट देके भेजा, हमने उसी को लाचार बना दिया, हमने उसी का एक हाथ पीछे बांध दिया, हमने उसी की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया। तो इस राज्यसभा का क्या फायदा? देयर बाय मीनिंग कि चुनाव यह लड़ा जाना चाहिए कि अगर तुम चाहते हो कि मैं देश चलाऊं तो पहले तुम मुझे लोकसभा में फुल मेजॉरिटी दो, फिर तुम मुझे सारे स्टेट्स में फुल मेजॉरिटी दो, ताकि वहां की विधायकों के दम पर मेरी राज्यसभा में फुल मेजॉरिटी हो, फिर मैं स्टेट चला पाऊंगा। तो भाई ये तो तीनों चीजें तुम्हारे पास हो गई, तो इससे अच्छा तो देश में चाइना की तरह सॉफ्ट डिक्टेटरशिप ले आओ ना। फेडरल स्ट्रक्चर एट द मोस्ट कैन बी वन गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड वन गवर्नमेंट इन द स्टेट। और राज्यसभा में अधिकतर, सबको नहीं कह रहा, अधिकतर पहुंचते कौन है? और छोटी पार्टीज के नहीं, इवन बड़ी पार्टीज के उद्योगपति। उन्हीं से कहा जाता है गो एंड मैनेज द वोट्स, गो एंड परचेज द वोट्स एंड यू विल रीच द राज्यसभा। और जब ये उद्योगपति राज्यसभा पहुंच जाते हैं तो ये हमारे भविष्य का फैसला वहां बैठ के करते हैं लॉ मेकर बनकर। और जिन लोगों को हमने वोट देके लोकसभा में पहुंचाया है उनको ये पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं, चाहे छोटी हो चाहे देश में ऑपोजिशन में हो। सो देश में टुडे और टुमारो इस देश के कुशल शासन प्रशासन के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टोज के लिए हम लोगों को इस देश में दो काम करने होंगे। राजधानी को लेके, राजधानी को केंद्र सरकार के अधीन एक ना एक दिन आना होगा थ्रू सम अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा, देश में द आइडिया ऑफ राज्यसभा को रिविजिट करना होगा। एक लोकसभा होनी चाहिए, एक राज्य सरकार होनी चाहिए और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए कि एक बार हम किसी को लोकसभा जिताएं, फिर राज्यसभा की ब्लैकमेलिंग के चलते हम उसी पार्टी को मजबूरी में फिर विधानसभा भी जिताएं। और अगर हम ना जिताएं तो हम जिसको हमने लोकसभा जिताया है, हम खुद ही उसकी ताकत को आधा कर दें। So these two ideas I wanted to float for good governance in the nation and good governance in the capital। और दिल्ली से ही देश की शान और देश का वर्चस्व बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।